हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग इस समय CHSL 2023 के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट नंबर 39 सेट, मतलब अब एक सेट केवल और बचा हुआ है, हमारा काम फिनिश हो जाएगा CHSL का। तो केवल 2023 से ही नहीं काम बनेगा बेटा, आप लोग 2022 वाला भी पूरा का पूरा देख लीजिए। और CHSL ही क्यों, आप CGL का भी पूरा का पूरा देख डालिए। CGL है, स्टेनो है, ठीक है, और CPO है, MTS है, ये खास जो बड़े बड़े एग्ज़ाम है मेन। अच्छा, इसमें एक एग्ज़ाम और भी तो आ रहा है ना, IB का, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला पेपर अच्छा आता है। और इसी तरह का पेपर आता है जैसे आपके स्टेनो में और CGL में, CHSL में आया करता है। पेपर की रेंज करीब सारे एग्जाम्स की बराबर ही होती है, एक ही जैसे है। मैंने बहुत बार इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में देखे हैं। तो साल भर में जितने भी बड़े एग्ज़ाम होते हैं आपके SSC के थ्रू, तो SSC के थ्रू यही हमने लिख दिया है ना, CHSL हो गया, CGL हो गया, स्टेनो हो गया, CPO हो गया, MTS हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो गया, इतने सारे एग्जाम्स हैं, सबके पेपर लगाओ आप। और Tier 1 Tier 2 सब लगाओ। आपके में Tier 2 नहीं होता तब भी Tier 2 का लगाओ। जैसे CPO का Tier 2 का जो एग्ज़ाम है मेंस वाला, उसमें 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, लेवल वही रहता है, लगा डालो, आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन से मतलब है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लगाओ, ठीक है, क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस आओ। और जितने कोशिश ये करो, आप जो मॉक टेस्ट देते हो, नो डाउट मैं ये नहीं कहता हूँ उसके स्टैंडर्ड भी अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर आप SSC का पेपर लगाते हो तो आई थिंक कि उससे बढ़िया तो और कोई टेस्ट नहीं होगा ना। आयोग का पेपर लगा रहे हो वो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पहुंच गए हैं 39 पर, एक सेट और बचा हुआ है। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो 17 अगस्त का पार्ट 3 है। PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, कहाँ से मिलेगा इसकी जानकारी आपको है। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो जान जाएं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, लिंक ऑफ PDF, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज़ दोपहर में आपको लिंक में, रोज़ आपको दोपहर में वीडियो में, वीडियो नहीं है, PDF मिल जाया करेगा जो हम शाम को डिस्कशन कराते हैं उसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, दैट कैन सब्सटीट्यूट, मतलब ये देखो अंडरलाइन किया हुआ है, एरर है ये, इसमें आपको बताना है कि क्या एरर है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था। सी इज द लीस्ट रिलायबलेस्ट पर्सन ऑफ ऑल। लीस्ट क्या है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री, लिटिल लेस लीस्ट, ऊपर नहीं दिख रहा होगा तो नीचे लिख दे रहा हूँ, सुपरलेटिव डिग्री है। क्या होगा, लिटिल लेस लीस्ट सुपरलेटिव है। और रिलायबलेस्ट क्या हो, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो एडवर्ब इन सुपरलेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, दोनों सुपरलेटिव नहीं होंगे। तो अगर आप एडजेक्टिव की सुपरलेटिव बना सकते हो तो उसके पहले लिस्ट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। तो अच्छा, तो लीस्ट रिलायबल आपको क्या करना पड़ेगा, लीस्ट रिलायबल, क्योंकि अब इधर लीस्ट लगा हुआ है तो हम इसको हटाएंगे। अच्छा, रिलायबलेस्ट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको कम करना है ना। अगर रिलायबलेस्ट कर देंगे तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और कहना सबसे कम वाला है, तो आप लीस्ट को रहने दो और रिलायबलेस्ट में रिलायबल कर दो। तो लीस्ट रिलायबल कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, ये हो गया लीस्ट रिलायबल, तो ये थर्ड वाला हो जाएगा। क्लियर है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताना है, रेविशिंग का। रेविशिंग का मतलब क्या होता है, अति सुंदर, मतलब क्या होगा, इसको हिंदी में अगर कहूँ मैं तो हिंदी में ये होता अति सुंदर। अति सुंदर का मतलब अब और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक अब समझ गए होंगे, ठीक है। ये रेविशिंग है, इसका साइनोनिम इतने में से ढूंढना है आपको। ये सब वही वर्ड यहीं से दिए हुए हैं तो यहीं देख लो। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है बहुत ही संभ्रांत। अब कहोगे ये इतनी शुद्ध हिंदी तो मैं नहीं समझ में आ रही है। संभ्रांत मतलब होता है बहुत ही इलाइट क्लास का होता है, बड़े पढ़े लिखे और मतलब उच्च वर्ग के लोगों को कहा जाता है हाई क्लास सोसाइटी में, तो वो होता है सोफिस्टिकेटेड, मतलब वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, वेल एटिकेटेड, ये सब हो जाता है। एजुकेटेड और एटिकेटेड में फ़र्क होता है, हमने एटिकेटेड एजुकेटेड दोनों बोला है, ध्यान रखिएगा। इलाइट क्लास होता है। स्काई स्क्रैपर्स क्या होते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में मतलब एकदम जैसे बुर्ज खलीफा, समझ लो बुर्ज खलीफा मतलब गगनचुंबी इमारतें, मतलब स्काई टचिंग इमारतें, बहुत हाई जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको कहा जाता है स्काई स्क्रैपर। स्टनिंग का मतलब क्या होता है, स्टनिंग का मतलब यही होता है रेविशिंग, मतलब अति सुंदर, मतलब एकदम छू लेने वाला, ऐसे हो गया। सिस्टम का कोई लेना देना नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टनिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दैट कैन सब्स्टिट्यूट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राइंग विद वेरियस मेथड्स। ठीक है, नीचे क्या दिया है, अच्छा ठीक है, सीधे मीनिंग ही दी हुई है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है सेम मीनिंग में। हो सकता है गलत ना हो, ठीक है, तो ये भी सिचुएशन हो सकता है गलत हो, नहीं तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो उसकी मीनिंग में कहाँ क्या आ सकता है उसी के सेंस में। पहले पढ़ लो, लिखा हुआ है द यंग आर्टिस्ट स्पेंट काउंटलेस आवर्स परफेक्टिंग हर क्राफ्ट। जो यंग आर्टिस्ट है उसने काउंटलेस आवर्स मतलब बहुत अनगिनत घंटे खर्च किए किसमें, परफेक्टिंग हर आर्ट, अपनी कला को, अपने आर्ट को, अपने क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा परफेक्ट करने में, उसके एकदम रिफाइन करने में, बहुत बढ़िया बनाने में। क्या करती रही, ट्राइंग विद वेरियस मेथड्स, बहुत सारे तरीके उसने अपनाए, ठीक है, और लिखा बहुत सारे मीडियम्स अपनाए, और होनिंग हर क्रिएटिव विजन। होन का मतलब क्या होता है, आप जानते हो होन, कभी आपके मोहल्ले में आते हैं, मतलब चाकू में धार लगवा लो, कैंची में धार लगवा लो, सुना होगा कि वो जो धार लगाते हैं उसी को होन कहते हैं। उसके क्रिएटिव विजन को धार लगाना मतलब क्या होता है, शार्प कर रही है अपनी स्किल को। अनटिल, तब तक करती रही जब तक शी हैड प्रोड्यूस्ड अ स्टनिंग कलेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले स्टनिंग बताए थे ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन ऑफ वर्क दैट शोकेस्ड हर यूनिक टैलेंट एंड पर्सपेक्टिव। क्लियर हो गया, समझ गए। अब ट्राइंग विद वेरियस मेथड्स, इसी के लिए आपको यहाँ ढूंढना है। ट्राइंग विद वेरियस मेथड्स का मतलब क्या हुआ कि एक्सप्लोरिंग विद डिफरेंट फैक्टर नहीं होगा। मेथड के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, टेक्निक्स यूज कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट टेक्निक, ये सुटेबल है। मर्ज करना नहीं, कुछ मर्ज नहीं कर रही है और रिसर्च भी नहीं कर रही है, तो एक ऑप्शन बच रहा है आपका, ये तरह तरह के टेक्निक से वो एक्सपेरिमेंट कर रही है, कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। इनकरेक्टली ध्यान रखिएगा, करेक्टली नहीं, इनकरेक्टली कहा गया है। तो इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है, कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कैलेंडर, पहले ये समझ लो, कैलेंडर। तो यहाँ डी के बाद ध्यान रखना क्या है, AR है, यही कैलेंडर। OR नहीं होगा, ER नहीं होगा, क्या होगा, CALENDAR। तो ये DR लिखा हुआ है, ये गलत हुआ, तो जो इसकी स्पेलिंग गलत है वही आंसर होगा। अब कंसेंसस है, इसकी स्पेलिंग एकदम से सही है। कलीग का मतलब अभी आप जानते हो सही है। कंस्पिकस का मतलब क्या होता है, एकदम सुस्पष्ट मतलब एकदम से क्लियर, ठीक है ना, तो स्पेलिंग इसकी भी सही है। तो जिसकी स्पेलिंग सही है वो आंसर तो हो नहीं सकते क्योंकि पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है ना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। अच्छा, यहाँ दिखा है देखो, वाज, बाय होम वाज दिस पोएम रिटन। वाज के साथ रिटन लगने का मतलब क्या हुआ, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, और बाय होम बदल के क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। तो ये वाज रिटन का क्या हो गया, हु रोट हो जाएगा। बस इतने से आपका काम हो जाएगा, परेशान क्यों हो, ठीक है। वाज रिटन का रोट हो गया, बाय होम का हु हो जाएगा। यहाँ हैड, यहाँ हैज कोई मतलब ही नहीं है, राइट्स प्रेजेंट में आ जाएगा, हु रोट, ये काम हो गया, केवल रोट से काम बन गया बस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एडियम्स बताने हैं आपको। किसके एडियम, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, ग्रेट कन्फ्यूजन। इसके लिए आपको एक एडियम ढूंढना है। एक सिचुएशन दी है, पढ़ो। एवरीथिंग इन द मैंशन, मैंशन क्या होता है, हवेली होता है। एवरीथिंग इन द मैंशन वाज इन ग्रेट कन्फ्यूजन आफ्टर द रॉबरी, ठीक है, मतलब चोरी हुई, डकैती हुई, तो डकैती के बाद उस हवेली में सब कुछ क्या था, एकदम ग्रेट कन्फ्यूजन में था। ग्रेट कन्फ्यूजन मतलब डिसऑर्डरली, इधर उधर बिखरा हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ग्रेट कन्फ्यूजन के लिए जो एडियम लगता है ना, वो होता है पेनमेल, पेनमेल, ठीक है। कल शायद ये आया था एक वर्ड पेनमेल, ग्रेट कन्फ्यूजन के लिए कल वाले डिस्कशन में ये था। तो वो ऑप्शन नहीं था, मतलब सॉरी आंसर नहीं था, ऑप्शन था जिसका मैंने बताया था, मतलब कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। अब आ गया पेनमेल, ये इसमें क्वेश्चन में आ गया जिसकी में वो सही आंसर भी है। पिक होल्स का मतलब क्या होता है, दूसरों में कमियां ढूंढना। फिलहाल ये आंसर हो गया आपका। पिक होल्स का मतलब दूसरों में कमियां निकालना। और टर्न ओवर और न्यू लीफ का मतलब क्या हुआ, एकदम नए नए आइडियाज़ पर, नए प्लान के साथ, नई एनर्जी के साथ काम करना, ठीक है ना। मतलब एक बेटर वे में, एक और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो उसका होता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। और डैम्प स्क्विप का क्या मतलब होता है, डैम्प स्क्विप का मतलब होता है कि बहुत
मतलब कम इंप्रेसिव है। एक तरह से ये कह सकते हो कि लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। लेस इंप्रेसिव, एम तो नहीं बना तो ऐसे बना देंगे, लेस इम्प्रेसिव दैन एक्सपेक्टेड। मतलब हमें उम्मीद तो थी कि वो बहुत इम्प्रेसिव नहीं होगा, लेकिन जितना उम्मीद किए थे उससे भी ज़्यादा खराब हो गया, तो डैम्प स्क्विब कह सकते हो इसको। ठीक है, आज आंसर नहीं है, किसी दिन ये आंसर भी हो सकता है, करेक्ट आंसर भी हो सकता है। तो किसी भी इडियम को इग्नोर ना करो, किसी एंटोनिम साइनोनिम को इग्नोर बिल्कुल मत करो। ठीक है, आज भले आपको लगा कि आंसर तो नहीं है करेक्ट आंसर, लेकिन किसी दिन ये आंसर बनेगा या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अगला आ जाओ, यहाँ पे देखो फिर वही है, दैट कैन सब्सटीट्यूट। एक वर्ड दिया है रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड का अब एक वर्ड दिया हुआ है, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी, या तो ये वर्ड सुटेबल नहीं होगा या तो इसी की मीनिंग वाला कोई वर्ड वहां पर यूज करना है। ठीक है, चलो देखो लिखा है, द स्टूडेंट्स वर रिस्टोर्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे। रिस्टोर नहीं किया था, मतलब कोई असाइनमेंट दिया गया बच्चे को और कहा गया कि आप फ्राइडे तक वो पूरा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा रिस्टोर थोड़े हो रहा है, मतलब ये वर्ड गलत है, इसकी जगह पर आप दूसरा वर्ड यूज करोगे। तो चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स वर डिक्लेयर्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट, या एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द असाइनमेंट, या डिजाइन्ड टू। देखो डिजाइन ये होती है ना, असाइनमेंट डिजाइन किया जाता है, बच्चे नहीं डिजाइन किए जाएंगे। अगर ये कहा जाए कि उनका असाइनमेंट जो है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनको पोल्यूशन के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिले, तो तुम ये कह सकते हो कि देयर असाइनमेंट वाज डिजाइन्ड टू इन्फॉर्म देम अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट पोल्यूशन। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि फ्राइडे के पहले पूरा कर देने की उनसे एक्सपेक्टेशन है, तो क्या होगा, द स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टेड। क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर डिक्लेयर का कोई लेना देना नहीं है और डिज़ाइन का भी कोई लेना देना नहीं। असाइनमेंट लिखा था इसलिए डिज़ाइन आपको धोखा देने के लिए एक वर्ड आ गया। ठीक है ना, समझ गए। और रिस्टोर्ड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे लगाने का। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। 8 में क्या है, इनकरेक्टली। फिर यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है, करेक्टली स्पेल्ड या इनकरेक्टली स्पेल्ड। अगर जरा सी चूक हो गई तो गई भैंस, आगे समझदार हो। ठीक है, तो अब यहाँ क्या देखें, सीधे यहाँ आ जाओ। एस्केलेशन होता है, एस्केलेशन देखो स्पेलिंग क्या होती है। जैसे आप कहीं मॉल वगैरह घूमने जाते हो तो जो एक मूविंग स्टेयर नहीं होती, सीढ़ियाँ जो चलती रहती हैं, आप जाके खड़े हो जाते हो, अपने आप ऊपर चली जाती, उसको एस्केलेटर कहा जाता है। तो एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, राइज करना, ऊपर की ओर ले जाना, ये एस्केलेशन कहा जाता है। तो एस्केलेशन की स्पेलिंग क्या होती है, एस्केलेटर की क्या होती है, ई होगा, एस होगा, सी होगा, ए होगा। ये पहले ये समझो, शुरुआत में क्या होगा, ये होगा ESCA। अब लगाओ अपना अपलेशन। एस्केलेशन ऐसे होता है ना बच्चा, समझ गया कि नहीं समझ गए। ESCA मेन ये है, यही गड़बड़ होगी जब होगी। ठीक है, और एक गड़बड़ यहाँ हो सकती है, TION की जगह अगर उन्होंने SION लगा दिया तो गड़बड़ हो सकता है। TION, SION, डबल SION, यही सब दिक्कतें आती हैं। ठीक, तो इसकी स्पेलिंग गलत है, यही आपका आंसर होगा। स्टार्टिंग की सही है, वायलेंट की सही है, सडेंट की सही है। मीनिंग किसी को बताने की जरूरत नहीं, स्केलेशन की बतानी थी वो मैंने बता दिया। नीचे वाले वर्ड्स आपको पहले से ही पता होंगे, आई होप सो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में, आपको अरेंज करना है, PQRS लिखा हुआ है। चलो सेट करते हैं इनको। तो देखो पहले क्या लिखा, अ मैन इन अ मैरून कलर फ्लैनल शर्ट। मैरून कलर की एकदम फ्लैनल शर्ट पहले हुए था एक व्यक्ति। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो सकता है हमारा। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। आगे लिखा है कि राउंडेड, राउंडेड ये वर्ब हो गई। राउंडेड अ कॉर्नर एंड वॉक्ड, ये राउंडेड के साथ एंड वॉक लिखा, इनटू द मिडिल ऑफ द मेन स्ट्रीट ऑफ द फेलो स्काई, तो ये वर्ब हो गई। सब्जेक्ट ये हो गया और वर्ब ये हो गई। अब सब्जेक्ट वर्ब सीधे कनेक्ट होगा या बीच में कुछ और आएगा। आगे लिखा है कि विच हैड बीन परचेज्ड फॉर पर्पसेस ऑफ डेकोरेशन, जो खरीदी गई थी डेकोरेशन के पर्पज से। क्या खरीदा गया था, अब देखो यहाँ पे येलो स्काई लिखा, तो स्काई तो खरीदा नहीं गया होगा। और इसके लास्ट में न्यूयॉर्क लिखा है, न्यूयॉर्क भी हम नहीं खरीद सकते हैं, तो क्या खरीद सकते हैं, ये शर्ट खरीदी गई होगी। तो अगर इस ये जो विच है जिसको खरीदा गया था, तो विच शर्ट के बाद में लगेगा, तो इसका मतलब होगा पी के बाद हम पहले आर लगा लेंगे, तब वर्ब वाला क्यू लग पाएगा। ठीक है ना। अ मैन इन मैरून कलर शर्ट, अब ये शर्ट के बारे में हो गया, फिर उस आदमी के लिए वर्ब लग जाएंगे, राउंडेड अ कॉर्नर। ठीक है ना। अब यहाँ हो गया स्ट्रीट ऑफ येलो स्काई,
और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने राउंडेड किया, एक वर्ब हो गई, वॉक्ड दूसरी वर्ब हो गई, एंड मेड प्रिंसिपली बाय सम जेविश वुमेन, और ये तीसरी वर्ब हो गई। तीन तो वर्ब लगी हुई हैं, एक के बाद एक के बाद एक कनेक्ट कर दो। तो जो एंड मेड लगा हुआ है ये इन दोनों वर्ब से जुड़ेंगी, तो क्यू वाले में जो दो वर्ब लगी हुई हैं उसी में एस वाली एक वर्ब और कनेक्ट कर दो, क्योंकि वर्ब्स 1 2 3 कनेक्ट कर दो एक साथ में। तो पी आर क्यू एस कोई ऑप्शन मिला है ये, ठीक है ना। चले आगे, अगला क्वेश्चन ले लो 10 नंबर पे। 10 नंबर पे क्वेश्चन क्या है, ये साइनोनिम बताना है आपको, किसका, ये अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो लिखा ही वोर अ बिजारे आउटफिट फॉर द पार्टी। बिजारे का मतलब क्या होता है, बहुत ही विचित्र लगने वाली। विचित्र का मतलब एकदम एकदम जैसे होता नहीं, मतलब सतरंगा पहन लिया उन्होंने, मतलब अजीब सी ड्रेस, मतलब देखे तो सब लोग उधर ही देखें, फाइन नहीं, अच्छी नहीं, अजीब सी, बहुत मतलब फनी टाइप की, ठीक है। पता लगा लाल लाल पैंट पहन लिया, पीली पीली शर्ट पहन लिया, उस पर नीली नीली जैकेट पहन लिया, बाल तरह तरह का कलर करा लिया। ये बहुत स्ट्रेंज होता, बहुत विचित्र होता, बहुत अजीब सा होता है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। अब इसके लिए आप साइनोनिम क्या लोगे, नॉर्मल तो हो नहीं सकता, नॉर्मल तो एंटोनिम हो जाएगा, यूजुअल भी एंटोनिम हो जाएगा, वो एबनॉर्मल हो जाएगा। बिजारे जो है वो एबनॉर्मल है, नॉर्मल यूजुअल सवाल ही नहीं हो सकता, फेमिलियर भी नहीं होगा, तो क्या होगा, वियर्ड होगा। यही बिजारे का क्या होता है, वियर्ड होता है, ठीक है, बहुत विचित्र सी, बहुत अजीब सी, ठीक है। अब समझ रहे होगा ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, 11 नंबर पे आ जाओ। 11 नंबर पे फिर से साइनोनिम बताना है आपको, किसका, ये अंडरलाइन किया हुआ, डिटेस्ट। तो डिटेस्ट का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, डिटेस्ट मतलब डिसलाइक करना, हेट करना, ये होता है ना डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब क्या हुआ, डिसलाइक करना या किसी से हेट करना होता है, ठीक। अब यहाँ पे देख ले सिचुएशन क्या है, सी डिटेस्ट कैप्सिकम। कैप्सिकम क्या होता है जानते हो ना, शिमला मिर्च सुना है, हाँ, तो कैप्सिकम शिमला मिर्च होती है। वो उसको शिमला मिर्च बिल्कुल नहीं पसंद है, इतनी ज़्यादा डिसलाइक करती है, इतना हेट करती है शिमला मिर्च से कि सी वुड प्रिफर गोइंग एम्प्टी स्टमक, मतलब भूखे रह जाएगी लेकिन शिमला मिर्च नहीं खाना है उसको, ठीक है, होगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये डिटेस्ट का क्या होगा, डिसलाइक। तो प्रॉम्प्ट्स तो हो नहीं सकता यहाँ पे, प्रॉम्प्ट्स मतलब एक प्रलोभन देना होगा, पसंद के लिए आ गया। मार्वेलस, मार्वेलस मतलब चौंकाना, आश्चर्यचकित करना, यह भी नहीं होगा। रेबल मतलब विद्रोह करना होता है, अगेंस्ट जाना। लोथ ये हो सकता है हेट करने के लिए, लगता है लोथ मतलब क्या हुआ, हेट करना, ठीक है। तो डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना, यही सब हो जाएगा, तो लोथ ही आ जाएगा आपका आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम बताना है, किसके लिए, इस सिचुएशन के लिए। ट्राई टू कीप अप हिज कॉन्फिडेंस, ठीक। सिचुएशन देख लो, ही वॉज अलोन एंड न्यू द डेंजर्स अहेड। वो व्यक्ति अकेले था और आगे क्या था, आगे डेंजर, खतरा था, ड्यूरिंग हिज जर्नी। तो उसने क्या किया, बट ही ट्राई टू कीप हिज कॉन्फिडेंस, पर उसने अपना कॉन्फिडेंस रखने, बनाए, मेंटेन रखने की कोशिश की। पहला व्हिसिल इन द डार्क, हाँ, तो व्हिसिल इन द डार्क सेम यही सिचुएशन होती है, अपना कॉन्फिडेंस, अंधेरे में आप व्हिसिल बजा रहे हैं, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंस को मेंटेन किए हुए। तो आंसर तो आपका ये हो गया। जो बच्चे हैं वो भी देख लो, मेड अ स्टर्नर स्टफ, तो ये क्या मतलब होता है, मेड अ स्टर्नर स्टफ का, इसका मतलब होता है ना इमोशनली या मॉरली, मतलब इमोशनल रूप से या नैतिक रूप से आप स्ट्रांगर हो गए, ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा टिकाऊ, नहीं बोलेंगे यार, आदमी है तो टिकाऊ ठीक नहीं है, मतलब यू बिकेम स्ट्रांगर मॉरली एंड इमोशनली, ठीक है। आप स्टेप अप इन स्टेप अप हिज गेम, तो स्टेप अप हिज गेम का मतलब होता है ना इम्प्रूव करना, ठीक है। क्या हो गया, आप अपने काम को और ज़्यादा इम्प्रूव, अपनी स्किल को और इम्प्रूव कर रहे हो। वुड नॉट बी कॉट डेड, वुड नॉट बी कॉट डेड का मतलब होता है, टू बी कॉट डेड का मतलब ये होता है ना कि जैसे आप बहुत स्ट्रांग डिसलाइक है किसी चीज़ के प्रति, आपके अंदर क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांग डिसलाइक है, बड़ा आज डिसलाइक आ रहा है, क्यों, ऐसा क्या है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चारों का मतलब बता दिया मैंने आपको, एक आंसर था। 13 में आ जाओ, साइनोनिम बताना है, किसका साइनोनिम, टिमिड का बताना है। तो टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक, कमज़ोर आदमी होता है, ठीक है, ये डरपोक है। कावर्डली हो सकता है ना इसका, कावर्डली, हाँ, अरे तो डब्लू से क्यों लिख रहे हैं, ये हो गया आपका कावर्ड, कावर्डली एडजेक्टिव बन जाएगा। और एक चिकन हार्टेड भी होता है। चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही डरपोक, मतलब
अगर मोहल्ले में थोड़ी सी मतलब हो हल्ला मची तो आदमी खिड़की दरवाज़ा बंद करके घर में घुस जाता है। उसको चिकन हार्टेड कहते हैं, मतलब टिमिड, बहुत कमज़ोर, बहुत डरपोक, जिसके अंदर बिल्कुल ही हिम्मत नहीं होती है। मैजिकल का यहाँ कोई लेना देना नहीं, ऑनेस्ट ईमानदार कोई मतलब नहीं है। फियरलेस एंटोनीम हो जाएगा, ये क्या होगा, एंटोनीम हो जाएगा। मतलब दे दिया उन्होंने फियरलेस, और अगर ध्यान नहीं दोगे ना झटके में मार सकते हो इसको भी आंसर, तो ध्यान रखना। मतलब अगर जब आपको ऑप्शन मिले तो एक बार उधर हेडिंग पे देख लेना कि सिनोनिम है कि एंटोनीम है। एक सेकंड के लिए भी अगर दिमाग खिसका तो आप फियरलेस लगा दोगे। नर्वस का मतलब बहुत ही घबराया हुआ, जिसके अंदर मतलब डरपोक आदमी हो तो घबराया हुआ होता है। सिनोनिम आपका ये होगा, तो आंसर थर्ड नहीं फोर्थ लगाना, ठीक है। चले आगे, आ जाओ 14 में। 14 में क्या करना, ये खाली जगह भरना है, किसका। अब ये देखो, एक चीज याद रखना, अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें खाली जगह देख के मत मार देना। यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेना एक बार, सिनोनिम है या एंटोनिम, कीवर्ड। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना सिंप्लीफाइड, वो सिंप्लीफाइड का यहाँ पर एंटोनिम वर्ड यूज करना है, ये दो ध्यान देना। लिखा है कि दिस रूट कैन नॉट गेट मोर सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जटिल होगा, कठिन होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। देन इट ऑलरेडी इज, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगा तो सिंपल हो जाएगा, नहीं होगा। कन्वोल्यूटेड हो सकता है, कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, ठीक है। और होमोजीनस सिमिलर, सिंप्लीफाइड होगा, वो होमोजीनस एक जैसा होगा, ये नहीं लग सकता। अनवेरिड, वेरिड मतलब डिफरेंट डिफरेंट होगा, अनवेरिड का मतलब क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आसान ही रहेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज पेक्यूलियर टू अ स्पेसिफिक रीजन और सोशल ग्रुप। मतलब एक लैंग्वेज का मतलब किसी लैंग्वेज का एक पार्ट है, एक फॉर्म है, एक रूप है। जैसे हिंदी है, हिंदी में अवधी है, ब्रज है, मैथिली है, मतलब बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है ना, बुंदेली है। तो यही एक मतलब किसी लैंग्वेज का एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है, जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में, एक स्पेसिफिक ग्रुप के द्वारा बोली जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाषा का वो रूप जो किसी एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोली। बोली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, डायलेक्ट कहते हैं। ये रहा आपका आंसर, डायलेक्ट कहाँ होगा, ये रहा आंसर। सिंगुलर का कोई लेना देना नहीं। स्लैंग का क्या मतलब होता है, जैसे देखो स्लैंग जैसे हिंदी में तत्सम तद्भव होता है, ऐसे अंग्रेजी में स्लैंग होता है, ठीक है। अब स्लैंग देखो, जैसे अंग्रेजी में एक वर्ड है आंट। आंट माने क्या होता है, चाची, बुआ, मौसी, ये सब होता है, ठीक है, आंट। अब इसको हम लोग बोलते क्या हैं, हम लोग बोलते हैं आंटी। आंटी क्यों बोलते हैं, आंट कहने पर देखो, जब हम आंट कहते हैं तो फीलिंग नहीं आती ना स्त्रीलिंग वाली। हम हिंदी में क्या होता है, मामी, नानी, काकी, चाची, दादी। तो ये जब बड़ी की मात्रा लगता है तब हमको फील आती है कि ये अब स्त्रीलिंग हुआ। तो आंट में जब ऐसे बड़ी की मात्रा लगा दिए तो ये लगने लगा हाँ अब हुआ चाची। तो ये आंट को आंटी जबरदस्ती बनाए हैं। तो यही जो आंट है ना, ये है स्लैंग, मतलब नॉट ओरिजिनल वर्ड। ये इसको क्या कह सकते हैं, ये स्लैंग हो गया, और सही वर्ड क्या है, आंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो स्लैंग नहीं है, आंसर तो फिलहाल आपका डायलेक्ट है। रिफरेंडम का मतलब क्या होता है, जनमत। कई बार क्या होता है, पार्टियां हैं या सरकार है, किसी मुद्दे पर जनता का मत जानना चाहती हैं, तो एक रेफरेंडम जारी करती हैं, तो उसको कहा जाता है, ठीक है, समझ में, जनमत संग्रह कराने के लिए करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भैया। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का। 16 नंबर पे फिर वही दैट कैन सब्स्टिट्यूट, इतना अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये दैन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। तो वरुण इज हैंडसम दैन हिज ब्रदर। दो लोग हैं, वरुण इज बीइंग कंपेयर टू हिज ब्रदर, तो 2 पर्सन, ठीक, कंपेरिजन इज मेड बिटवीन 2 पर्सन्स। इन केस ऑफ 2 पर्सन, व्हेन वी कंपेयर 2 पर्सन्स, तो वी यूज कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। तो या तो पॉजिटिव डिग्री में करो या कंपैरेटिव डिग्री में करो। तो हैंडसम, अब यहाँ दैन लगा ही हुआ तो मोर लगा दो, मोर हैंडसम दैन, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, ये लिखा मोर हैंडसम दैन, ये मच और मोस्ट लगेगा नहीं, मोर यहाँ हैंडसम के साथ 2 लगता नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका पास, थर्ड वाला। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या करना है, फिर वही दैट कैन सब्स्टिट्यूट, कितना इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था जी।
चलो ये अंडरलाइन किया हुआ है, पढ़ते हैं। लिखा द जीडीपी ऑफ कंट्री हैज़ ग्रोथ, हैज़ के बाद ग्रोथ नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रोन होनी चाहिए, रैपिडली सिंस इंडिपेंडेंस। आप सोच रहे हैं यहाँ सिंस लगा हुआ है, तो सिंस लगा हुआ है तो दो काम हो सकता है, या तो आप परफेक्ट टेंस में कर दो या फिर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर दो, जो हो, जो मिल जाएगा वही हम कर लेंगे। तो पहले देखें क्या, या तो करो हैज़ बीन ग्रोइंग या करो हैज़ ग्रोन, ठीक है। तो यहाँ हैड बीन, देखो हैड बीन के साथ ग्रो तो नहीं हो पाएगा ना बेटा। आगे है हैज़ ग्रोन रैपिडली, ये हम ढूंढ रहे थे, ये हमें मिल गया। अच्छा हैव ग्रोथ, देखो कंट्री जीडीपी है ना, जीडीपी के लिए हैव तो हम लगा ही नहीं सकते हैं, गलत हो जाएगा। हैड के साथ फिर वही ग्रो की फर्स्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा, गलत हो गया सारी ग्रामर। तो क्या लगेगा आपका, सेकेंड वाला ऑप्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में आए, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। 18 नंबर में आपको देखो एक सेंटेंस दिया है जिसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द लेटर वाज रिटन, फिर देखो वाज रिटन, और यहाँ लिखा बाय द ऑथर, ठीक है। तो वाज रिटन एंड मेल्ड, तो जिसे रिटन की सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो मेल की भी सेकेंड फॉर्म बनाएंगे। वाज के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, हमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए। रिटन का क्या हो जाएगा, रोट एंड मेल्ड। कौन हो गया, द ऑथर, द ऑथर रोट एंड मेल, द ऑथर, ये लिखा द ऑथर वाज रिटन पैसिव वॉइस में हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा द ऑथर रोट द लेटर एंड मेल्ड, ये हमको दोनों पास्ट इंडेफिनिट में मिल रहा है। यहाँ पब्लिशर रिसीव्ड क्यों, हम मतलब जब रिसीव्ड नहीं है एक्टिव है, हम काहे ज़बरदस्ती रिसीव्ड लगाएंगे। और लेटर वाज बीइंग रिटन कैसे हो सकता है, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा ना, एक्टिव तो नहीं रह जाएगा। हमको बनाना एक्टिव में है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, सेकेंड वाला, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या करना है, साइनोनिम बताना है आपको। किसका साइनोनिम बताना है, प्रपोजल का। प्रपोजल का मतलब क्या होता है, कोई प्लान होता है। जब हम किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं तो हम क्या रखते हैं, एक स्कीम रखते हैं, एक योजना रखते हैं। हम किसी से कहते हैं कि चलिए ये काम कर लिया जाए, तो वो क्या होता है, प्रपोजल होता है, ठीक है ना। आप दूसरे मतलब अदरवाइज ना लीजिएगा प्रपोजल का, आप लोगों के मन में जो प्रपोजल चल रहा होगा यहाँ वो वाला प्रपोजल नहीं है भैया ना, ये फिल्मी दुनिया नहीं है। तो यहाँ प्रपोजल का क्या होगा, फाइलिंग, तो फीलिंग या फाइलिंग तो नहीं, ये फीलिंग होगा क्योंकि डबल एल लगा हुआ, तो फीलिंग तो होगा नहीं। फिर क्या होगा, स्कीम, तो प्लान हमने बताया था, तो प्लान नहीं मिलेगा तो स्कीम मिल जाएगा। रिफ्यूज़ल का मतलब इनकार करना होगा, एडिशन का मतलब कोई चीज़ जोड़ना होगा, होगा ही नहीं। प्रपोजल क्या होता है, कोई प्रस्ताव होता है, कोई योजना होती है, कोई स्कीम होता है, कोई प्लान होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, 20 नंबर पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर वही दैट कैन सब्सटीट्यूट, आज हद तो भाई इतने क्वेश्चन सब्सटीट्यूट के, चलो कोई बात नहीं। द पॉलिटिशियन यूज्ड आ एन माइल्ड एंड डायरेक्ट वर्ड, तो मतलब जो पॉलिटिशियन है उसने बड़ा ही माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड का यूज किया टू डिस्क्राइब द कंट्रोवर्शियल पॉलिसी इन ऑर्डर टू सॉफ्टन द ब्लो। मतलब किसी अप्रिय बात को, जैसे हमको ऐसे समझ लो, जैसे किसी को ये कहना है कि वो मर गए, ठीक है, तो वो मर गए ये कहने के लिए आप मरना वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि वो उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, वो पंचतत्व को प्राप्त हो गए, वो स्वर्गवासी हो गए, उन्होंने ये संसार त्याग दिया। तो ये सब जो वर्ड होते हैं ना, स्वर्गवासी हो जाना, वो ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिए, उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन, ये मतलब सुनने में ये शब्द बुरे नहीं लगते, अप्रिय नहीं लगते, ऐसा नहीं लगता है कि मर गए, टपक गए, चल बस, ये सब नहीं। तो किसी अप्रिय बात को, किसी मतलब खराब बात को सुंदर ढंग से, थोड़ा सॉफ्ट वर्ड्स में, थोड़ा अच्छे ढंग से कहना, इसी को क्या है, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूफेमिज्म कहते हैं। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी अप्रिय बात को अच्छे ढंग से कहना, मतलब टू एक्सप्रेस an unimpressive and unfavorable thing in a favorable word, ठीक है, ये होता है। ऑक्सीमोरन एक फिगर ऑफ स्पीच है। ऑक्सीमोरन विरोधाभास होता है। मेटाफर जिसको हिंदी में आप कहते हो ना, रूपक नहीं, उपमा, रूपक का, रूपक अलंकार हो जाता है। और हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। यूफेमिज्म भी एक अलंकार है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये सारे फिगर ऑफ स्पीच हो जाते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, ठीक है। तो देखो इसमें इतना बड़ा है ना कि एक 3 ही आए ही हैं, ठीक है, तो 2 पेज में गया है। फिलहाल पढ़ लेते हैं इसको एक बार हम लोग, फिर आपकी सुविधा के लिए अब की बार मैंने कुछ जुगाड़ बनाया है, अभी देखिएगा। देखो लिखा हुआ है कि इंडिया विल होस्ट एन इंटरनेशनल समिट ऑन बुद्धिज्म हियर ऑन अप्रैल 20 and 21।
डेलीगेट्स, अभी मतलब तो समझाना नहीं है, तो समझ रहे होगे ना कि इंडिया ने एक इंटरनेशनल समिट ऑर्गेनाइज किया है 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को बुद्धिज्म की। डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधिमंडल फ्रॉम 30 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट, समझ गया, 30 देशों से डेलीगेट्स आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और नोटेबल एक्सेप्शन डैश चाइना, मतलब एक चाइना को छोड़कर, ठीक है, एक ही एक्सेप्शन है यहाँ पर, चाइना। आगे लिखा है तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर, जो तिब्बत के आध्यात्मिक नेता हैं दलाई लामा इज आल्सो अनलाइकली टू अटेंड। अनलाइकली का मतलब उनकी संभावना कम है अटेंड करने की। जरा यहाँ अनलाइकली पर ध्यान देना, इन्होंने कहा कि उनके अटेंड करने की संभावना कम है। टू अटेंड द 2 डे कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव वही सेमिनार हो गया। द मैडन कॉन्फ्रेंस, मैडन का मतलब होता है पहला कॉन्फ्रेंस है, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, ठीक है, कॉन्फेडरेशन टू विल डिस्कस किस पर किया जाएगा, डैश ग्लोबल इशूज थ्रू अ बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव। आज के इस सदी के जो ग्लोबल इशूज हैं, जो दुनिया भर के मुद्दे हैं विश्वव्यापी, मतलब आज के जो मुद्दे हैं, तो कंटेम्पोरेरी वर्ड यहाँ यूज हो सकता है, उनको बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव मतलब बुद्ध धर्म के नज़रिए से उन पर डिस्कशन किया जाएगा। ओवर 170 डेलीगेट्स फ्रॉम कंट्रीज सच एज मैक्सिको, कोलंबिया, लाओस, थाईलैंड एंड जापान एंड 150 फ्रॉम इंडिया। जो डेलीगेट्स हैं 170 डेलीगेट्स दूसरे देशों से और 150 डेलीगेट्स कहाँ से होंगे, इंडिया से होंगे। विल पार्टिसिपेट इन समिट टू बी हेल्ड इन द नेशनल कैपिटल, दिल्ली में होना है। आगे लिखा है कि द डेलीगेट्स डैश नंबर पे आया प्रोमिनेंट स्कॉलर्स, मतलब क्या हुआ, यहाँ बता रहे हैं कि डेलीगेट्स, आगे लिखा है कि इसमें क्या है, प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं, मोंक्स हैं और डिप्लोमेट्स हैं। तो यहाँ क्या लगाओगे, डेलीगेट में शामिल हैं कौन कौन, ये होगा तो इंक्लूड करना है यहाँ पर, ठीक है ना। डिप्लोमेट्स एंड कौन हो सकता है, इसी तरह के और लोग होंगे, एंड मेंबर्स ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया भर से। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेलीगेट्स आर फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका से 20 है और वियतनाम से 30 हैं। आगे लिखा है अभिजीत हालदार, कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। इन्होंने कहा कि वाइल नो डेलीगेट हैज़ बीन कन्फर्म फ्रॉम चाइना, चाइना से कोई आ रहा है इस बात की कोई कन्फर्मेशन नहीं है। देयर वुड बी 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ताइवान, लेकिन ताइवान से आ रहे हैं 2। द इन्विटेशन डैश सेंड टू वेरियस बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस, जो न्योता है, न्योता सबको भेजा गया है, तो ये लिखा हुआ है जो पास्ट में जाएगा, ठीक है, वर लगेगा, वर सेंट। अच्छा, इन्विटेशंस प्लूरल में है तो वर ही लगाना होगा। दुनिया भर के बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को न्योता भेज दिया गया है, न्योता समझ रहे हो ना। एंड नॉट टू गवर्नमेंट्स, मतलब सरकारों को नहीं भेजा गया है न्योता, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भेजा गया है। मिस्टर हालदार ने एक बात और कही, लिखा है कि ही आल्सो मेंशन्ड दैट द दलाई लामा डैश नॉट अटेंड, तो डैश नॉट अटेंड, देखो वहाँ पे शुरू में हमने कहा था अनलाइकली लिखा है, अनलाइकली का मतलब क्या, वो उनके अटेंड करने की संभावना बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, माइट अटेंड या माइट नॉट लगाओ, तो संभावना के लिए मैं माइट ही यूज करोगे यहाँ पे। हालांकि ज़्यादा यहाँ आगे कारण दे दिया, इवेंट ड्यू टू हेल्थ इशूज, हेल्थ इशूज चल रहा है तो उनके अटेंड करने की संभावना बहुत कम हो जाती है, वैसे भी वहाँ अनलाइकली लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग भरते हैं। अब की बार जानते हो मैंने क्या किया, अब की बार मैंने काट दिया, 2 मैंने यहाँ रखा है, 2 के लिए आप ऐसे भर लीजिए, फिर 3 का अगले में, तो बार बार हमें पीछे पलट के जाना पड़ता था ना, वो नहीं करना पड़ेगा अब की बार। देखो तो पहले में क्या हो गया, डैश चाइना, ठीक है, इन्होंने कहा दुनिया भर से आ रहे हैं, 30 देशों से आ रहे हैं, एक चाइना को छोड़ करके, तो नोटेबल एक्सेप्शन क्या होगा यहाँ पे, इज चाइना, तो इज अगर मिल जाए तो ठीक है, इज मिला नहीं, आर हो नहीं सकता, आ लिखा है ना, अनोटेबल एक्सेप्शन, आर लगा नहीं सकते हो। अब बी बीन बीइंग में लगाओगे तो पार्टिसिपल फॉर्म में बी बीन नहीं लगता, फिर क्या हुआ, पार्टिसिपल फॉर्म में हम इसके बदले में बीइंग यूज करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए यहाँ पे बीइंग लग गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या लगाना है, इन्होंने कहा कि इसमें जो डिस्कशन किया जाएगा, विल डिस्कस, ये सब लोग डिस्कस करेंगे डैश ग्लोबल इशूज थ्रू बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव, तो क्लासिकल ग्लोबल इशूज या कंटेम्पोरेरी ग्लोबल इशूज या ओल्ड या एंशियंट ग्लोबल इशूज। तो ग्लोबल इशूज भैया कौन से होंगे, कंटेम्पोरेरी होंगे, आजकल के मौजूदा समय के जो दुनिया भर की समस्याएं हैं उन पर डिस्कशन किया जाएगा, तो कंटेम्पोरेरी वर्ड यूज करो। नेक्स्ट में आ जाओ थर्ड वाले में, ये थर्ड वाला हमने छांट के रखा हुआ है, ठीक है, इसमें थर्ड ही रहेगा। सिचुएशन एक बार मैं पूरा पढ़ दिया हूँ तो आपको सिचुएशन तो दिमाग में है ही आपके। इन्होंने कहा कि करीब 170 डेलीगेट आ रहे हैं दुनिया भर के तमाम देशों से, इन सब का नाम लिखा दिया, इंडिया के 150 डेलीगेट होंगे,
ठीक है, इस समिट में आएंगे टू बी हेल्ड, जो दिल्ली में होने वाली है। द डेलीगेट्स डैश परमानेंट है। अब इस डेलीगेट में कौन है? परमानेंट स्कॉलर्स हैं, मोंक्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, मेंबर ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंक्लूड क्या करोगे? यहाँ डेलीगेट्स लिखा है, डेलीगेट्स इंक्लूड करेंगे। इंक्लूडेड पास्ट में नहीं होगा क्योंकि अभी घटना बीती नहीं, अभी होना है उसको, तो क्या लगाएंगे? इंक्लूड लगाएंगे। इंक्लूडिंग बिना मतलब लग नहीं पाएगा क्योंकि ये वर्ब है, मेन वर्ब है। इंक्लूड सिंगुलर हो जाएगी, इसमें वर्ब में एस लग जाएगा, डेलीगेट्स जबकि प्लूरल है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला वाला है आपका 24 पे, तो ये 4 नंबर का, यहाँ पे क्या लगाना होगा? लिखा है द इन्विटेशन डैश सेंट टू द वेरियस बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस। दुनिया के तमाम, गवर्नमेंट्स को नहीं, दुनिया के तमाम बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को न्योता भेजा गया। न्योता भेजा गया, अगर है में कर दूं तो न्योता भेजा गया है में हैव बीन हो जाएगा। ठीक है ना, हैव बीन सेंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, हैज हैड नहीं होगा, पैसिव में आएगा तो हैड बीन, हैज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इन्विटेशंस लिखा हुआ है, तो हैज नहीं हो सकता। अच्छा, वाज नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्विटेशंस प्लूरल है, सिंगुलर वाले दोनों नहीं हो पाएंगे। हैड तब लगता जब हैड के साथ बीन होता, नहीं तो हमारे पास एक ही चांस है कि हम वर लगाएं। ठीक है ना, क्लियर। चलिए एक आखिरी रह गया है ये वाला। अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे? तो मैंने कहा था ना कि दलाई लामा के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रह गई है ना, यही तो थी। उनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो ऑट टू तो लगेगा नहीं, ऑट टू नॉट होगा नहीं, यूज्ड टू नॉट होगा नहीं, डेयर टू नॉट होगा नहीं, तो क्या करोगे? माइट नॉट। ठीक है, तो एक ही संभावना के लिए यही लगा हुआ है। हालांकि जब यहाँ पे नॉट लगा था तो यहाँ पे सुटेबल हमको मे चाहिए था, क्योंकि जब माइट लगाते हैं तो नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। माइट खुद ही इतना निगेटिव होता है, ये 90% 95% निगेटिव होता है, 5% पॉजिटिव होता है। और मे क्या होता है? 5% निगेटिव होता है, 95% पॉजिटिव होता है। जब आप नॉट लगा ही रखे हो तो यहाँ मे लगाना था, माइट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फिलहाल अब ये SSC वाले हैं, आयोग वाले हैं, हम इनकी गलती कहाँ से निकालेंगे? खैर चलो, हमको जो अब अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें से हमको एक मिल गया है, उसके अलावा और कोई हो नहीं सकता, दैट इज़ एनफ। ठीक है, और यही एटीट्यूड आपको एग्ज़ाम में रखना है। मतलब एग्ज़ाम में आप देखिए, उन्होंने जो गलत सही दिया है आपको उसको सही करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऑप्शन मत सुधारने लगिएगा, जो ऑप्शन है वहाँ आप सही करिए, निकलिए। आपको सिलेक्शन लेना है, बोर्ड सुधारने के लिए नहीं गए हैं आप। ठीक है ना, तो बस थोड़ा स्मार्टनेस से काम करो। ठीक है, तो ये हम लोग कितना कर लिए हैं? 39 सेट ये हमारा हो गया 25 का। अब एक सेट हमारा और बचा हुआ है, कल हम इसको फिनिश कर देंगे CHSL को। उसके बाद हम CPU और MTS का मिक्स लेके चलेंगे जब तक CPU चलेगा। CPU में कितने होंगे? कुल 9 सेट होंगे, तो 9 दूनी 18 दिन तो ऐसा होगा, CPU और MTS मिक्स होके चलेगा। उसके बाद प्योर MTS चलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अपनी राय दीजिएगा। और कुछ अगर स्पेशली चाहते हैं, आप लोग जो कह रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जो चाहते हैं बताइए। आप लोग जो चाहते हैं वो मैं करूँगा भी, ऐसा नहीं कि मैं खाली कहता हूँ, करूँगा भी। उस पर काम कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। एक बच्चे ने कहा था सर वो कैब पर काम चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है बेटा। हाँ, ये हो सकता है कि 2 दिन लगे, क्योंकि मुझे ऑफलाइन क्लासें भी लेनी होती, दिन भर तो मैं खाली ही नहीं पाता हूँ। शाम को मैं रात में बनाता हूँ आपके वीडियो, और रात में ही वो मैं सेट वेट भी करता हूँ ना। हमारे पास बहुत ज़्यादा सिस्टम तो नहीं है, डेवलप्ड सिस्टम नहीं है, बस किसी तरह से डिस्कस करा दे रहा हूँ, आप लोगों का भला हो जाए, बस मेरे लिए बहुत है इतना। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।